चांदी भी 3,06,000 तक फिसलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वापस डिप्स पर बाइंग आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी कन्विंस्ड सेलिंग नहीं है। कुछ मुनाफा वसूली की, डिप मिला और वापस से बाइंग इमर्ज हो रही है लोअर लेवल्स पर, सोने और चांदी दोनों में ही। इस सब पर बातचीत करते हैं और राजेश रोकड़े हमारे साथ बने हुए हैं, जीजीसी के चेयरमैन। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव पर ही आपकी एक राय। बहुत कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, लेकिन एक चीज क्लियर है, आज के प्राइस एक्शन से स्पेशली इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद, लगातार रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद आज एक डिप मिला, लेकिन डिप पे भी बाइंग इमर्ज हुई। कैसे देखते हैं आप इस प्राइस मूवमेंट को? सभी को नमस्ते। देखिए, ये डीप कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं है। हमने पहले भी इसे एक अनुमान लगाया था कि 10% तक के भी अगर डीप आता है तब भी गोल्ड और सिल्वर दोनों काफी मजबूत है। अभी 1% डीप, इट इज नॉट अ मच मोर डीप। ये करेक्शन मार्केट में दिन भर होते ही रहते हैं और जब कभी भी करेक्शन होते हैं तो ये समझने का है कि ये एक हेल्दी मार्केट है, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्रैश और करेक्शन, ये दो वर्ड समझना बहुत जरूरी है। अभी जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने अपने हर रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते नए रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इससे आने वाले दिनों में परिस्थितियां और ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बुलिश ही है। अगर गोल्ड जिस तरीके से 1.5 लाख क्रॉस कर चुका था और सिल्वर भी 3 लाख क्रॉस कर चुका, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का बाइंग पोजीशन अभी भी इंटरेस्टेड है। और निरंतर जो रेट बढ़ रहे हैं, तब हमें हर बार ये लगता है कि रेट अब थोड़ा सा करेक्शन बड़ा आएगा, अभी करेक्शन बड़ा आएगा। लेकिन मतलब 1 लाख का गोल्ड था, सिल्वर 2 लाख हो गई थी, तब भी हम ये सोच रहे थे कि एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा 10% नीचे अगर चले भी जाता है गोल्ड, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 25% से 30% अभी भी गोल्ड अपसाइड जाने की संभावना है। यानी फंडामेंटल्स तो वैसे भी कुछ बदले नहीं है बहुत खास, राजेश जी। तो यहाँ पर अब एक चीज जानना चाहेंगे, इनफैक्ट 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपका यहाँ पर। पहला तो ये कि यहाँ से और कितना अपसाइड आप देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके का मोमेंटम 2025 में रहा है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन 2026 के स्टार्ट से रहा है, प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से? कहां तक अपसाइड आप देख रहे हैं? नियर टर्म में डिप मिला तो वो कहां तक रह सकता है? और अभी भी आपको ये दोनों कमोडिटीज, दोनों बुलियंस कंफर्ट दे रहे हैं नई एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी? देखिए, गोल्ड में मेरा मतलब एंट्री लेवल तो मैं कहूंगा कि जो भी डीप आते हैं वो एंट्री लेवल ही बनती है। और एक साथ बाइंग न करते हुए मेरा सबको यही सुझाव रहेगा कि इसे एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सोचता है और कोई भी अगर इस रेट में भी अगर वो आना चाहता है, तो उसने थोड़ा सा सतर्कता से इस रेट के अंदर एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं 15 जनवरी से आज तक की अगर मैं स्थिति देखता हूँ, तो इंटरनेशनली डॉलर की कमजोरी, ब्याज दर कट की उम्मीद, जो फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसकी फेड रेट जो अपेक्षित है वो साल भर में 3 बार रेट कट के अनुमान है। युद्ध तनाव, ईटीएफ बाइंग, सिल्वर की सप्लाई डेफिसिट, ये सब वजह से जितनी भी है ना, ये चांदी और सोने को काफी ऊपर लेके जा रही है। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि एक पूरे वर्ल्ड में आज से 4 से 5 साल पहले जो फॉरेन रिजर्व रहता था, वो फॉरेन रिजर्व 80% तक के रखते थे डॉलर में, जो कि एक रिपोर्ट में मैंने ही उसको पढ़ा भी है और मेरे एक जो करीबी है उन्होंने इसे कंफर्म भी किया है कि ये जो रिजर्व है वो 52% तक के नीचे आ गया। और मतलब जो 28% जो डॉलर की कमी अपना लोगों ने कम किया, वो सेफ हेवन करके गोल्ड में स्पेशली गया। सिल्वर का तो 100% जिस तरीके से इंडस्ट्रियल यूज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इस वजह से सिल्वर भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, रेशो में भी आज से कुछ साल पहले आप देखेंगे तो 50 का ही रेशो रहता था गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद रेशो 80 तक के चले गया था, 80-85 तक के चले गया था, और रेशो अभी फिर से 50 तक आ रहा है। तो ये कंफर्टेबल लेवल है और हर डिप में बाइंग करनी चाहिए, यही मेरा सुझाव है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे राजेश जी, फिजिकल मार्केट में क्या हाल है इस उथल पुथल के बीच में? देखिए, फिजिकल मार्केट में भी दोनों टाइप के कस्टमर अभी अवेलेबल है।
एक कस्टमर जिनका एक ये था कि ये रेट बहुत बढ़ गया है, इस कारण अभी हम बाइंग नहीं कर पाएंगे, या फिर ये सोच रहे हैं कि ये बढ़ गया है तो अभी शायद हमारा बजट थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो जिन लोगों का बजट अगर मानिए कि 50 ग्राम खरीदना था, तो वो अपनी लाइट वेट ज्वेलरी 40 ग्राम खरीदते हैं, 30 ग्राम खरीदते हैं, और ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में 22 कैरेट को 18 कैरेट भी हॉलमार्क होती है, 9 कैरेट तक की हॉलमार्किंग अवेलेबल है। तो कैरेटेज में थोड़ा सा लोगों ने अपना सेक्रीफाइस कर लिया है, और इसके साथ ही दूसरे कस्टमर ऐसे भी इसमें ऐड ऑन हुए हैं, स्पेशली जेंजिस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जेंजिस के जो जिन्होंने अभी अभी जॉब पकड़ी है, या जिनका अभी अर्निंग बढ़ गया है, वो लोग पहले नॉर्मली ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे, तो वो भी अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ एज अ सेविंग करके अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे भी है जिनका पॉकेट पहले डीप पॉकेट था, और बावजूद वो थोड़ा सा कम खरीदते थे, उन्हें लगता था कि ये कोई ज्यादा खरीद के करना क्या है, तो वो एक क्लास भी अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो 40 ग्राम जिसका बजट है, वो अभी 50 ग्राम खरीद रहा है, ये सोचता है कि इसे बहाने मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसे इंपोर्ट की फिगर के साथ भी अगर टैली करता हूं, तो लास्ट ईयर 2024 में 812 टन इंपोर्ट हुआ था, जो कि 2025 में कुछ 700 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है। तो मोटा मोटा अगर एक टैली देखता हूं, तो एक 100 टन की अगर कमी है बावजूद, लेकिन रेट अगर देखता हूं तो डबल के आसपास बढ़े हैं। तो ओवरऑल मार्केट में काफी लोगों की इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश जी, हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए।